हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी में आज हम करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी से पहले मैंने आपको इन्फ्लेशन करा दिया है और एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स। आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले ना हम इसको ही तोड़ लेंगे कि ये मॉनेटरी क्या होता है और ये पॉलिसी क्या होते हैं। देखिए, मॉनेटरी क्या समझते हैं आप? मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ क्या होती है? मॉनेटरी। पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? कोई भी जो चेंज करना होता है, कोई भी चेंज, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई तरीके कि इस मनी को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। पैसे को एक तरीके से कंट्रोल करना, पैसे को बैलेंस करना, ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी का मतलब क्या बताया था मैंने? एक तरीके का चेंज, ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे कोई चेंज के लिए बनाई जा रही है, कुछ चेंज आता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी चेंज, कि जो मनी की सप्लाई हो रही है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आना। कब करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की बातें? कब करते हैं? जब इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, यानी कि हमें मनी की सप्लाई को घटाना है कि बढ़ाना है। तो दो तरीके की पॉलिसी होती हैं जिनमें एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई बनाती है। तो अब हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी ए सेट ऑफ टूल्स होता है, यानी कि एक तरीके के टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब हथौड़े, छेनी, ये सब नहीं, टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं कि कोई भी सेंट्रल बैंक यूज़ करता है उन तरीकों को जिससे कि इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ हो। इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ को करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ होता है, जिसमें कि मनी जो होती है इकोनॉमी में उनको कंट्रोल किया जाता है, उसकी सप्लाई को, ठीक है, जो भी किसी बैंक के पास है, कंज्यूमर के पास है या बिजनेस के पास है, यानी कि जो भी मनी इकोनॉमी में है, बैंक के पास, कंज्यूमर के पास या बिजनेस के पास, उसको जो कंट्रोल करने के टूल्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है, किसके लिए? इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, तो उन्हीं को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा लागू हुई थी। ये एम्पावर करता है आरबीआई को कि वो मॉनेटरी पॉलिसी लगाए। कौन? आरबीआई एक्ट 1934 एम्पावर करता है आरबीआई को कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे। इसके बाद है टाइप्स मॉनेटरी पॉलिसी के। तो टाइप्स में है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी से क्या समझते हैं? एक्सपेंशन होता है बढ़ाना, बढ़ना, तो यानी कि जिसमें मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाए, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ाई जाए। तो बताइए मनी की सप्लाई कब बढ़ाई जाएगी? जब रिसेशन आया हुआ हो, जब इकोनॉमी स्लो चल रही हो। तो इकोनॉमी में अगर मनी की सप्लाई को बढ़ा देंगे तो लोग ज़्यादा खर्चे करेंगे, इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ठीक है, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा होगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन मनी मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है? ये मनी सप्लाई को डिक्रीज करती है, यानी कि इसका उल्टा होता है, एक्सपेंशन का उल्टा। इसमें मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, इसमें रेपो रेट इंक्रीज हो जाते हैं, बैंक रेट्स जो आपके बैंक के इंटरेस्ट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, लोग कम पैसा खर्च करें। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर, ठीक है। तो अगर देखिए वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं यूट्यूब पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इकोनॉमी की, लेकिन अगर मेरी टीचिंग वाइब्स आपकी स्टडिंग वाइब्स से मैच करती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिपेंड वही है कि एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, चार, कभी 6, इस तरीके से ही स्टूडेंट्स को पसंद आती चली जाती हैं और ये ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए अंत में लिखना तो आपको प्रैक्टिकल इसी तरीके से है, तो क्यों ना आप जब भी अपनी पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से पढ़ते चलिए जो कि आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक टिका भी रहेगा। तो चलिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं हम इंडिया का। तो आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है दोनों को ही मेंटेन करके रखा जाएगा। यानी कि अब क्या होता है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा ना हो तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी, लोग पैसे खरीदेंगे नहीं, सप्लाई नहीं होगी, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, और अगर ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो क्या किया गया है? एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया
ठीक है, इंडिया में, जिसमें एग्रीमेंट साइन हुआ आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कि जो प्राइस की स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है दोनों को मेंटेन करके चला जाएगा। अब कैसे कैसे मेंटेन होती है ये हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स की जिनकी हम बात कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में? ये होते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम मनी की सप्लाई को एक क्वांटिटेटिव टर्म में रोक सकते हैं, ठीक है, जिनको हम गिन सकें। क्वांटिटेटिव टर्म में जब हम मनी की सप्लाई को रोक देते हैं उसको कहते हैं हम क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव क्या होती हैं? जिसमें क्वालिटी के टर्म में, क्वांटिटी नहीं होती, क्वालिटी की टर्म में मनी की सप्लाई को रोका जाता है या बढ़ाया जाता है, दोनों ही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेन मॉनेटरी पॉलिसी में यही डिटेल में और यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वॉल्यूम ऑफ मनी की बात करता है क्वांटिटेटिव, कि मनी का वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर दो जब भी रिसेशन या इन्फ्लेशन आए। इन्फ्लेशन में क्या करेंगे बताइए? मनी के वॉल्यूम को कम करेंगे और रिसेशन में बढ़ा देंगे। तो एक है इसमें लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आपने कई बार सुना होगा एलडीएफ। अगर आप पहले कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं या आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमी तो एलडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट और पसंदीदा टर्म है एग्जामिनर की। ये मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी। फिर बैंक रेट होता है क्वांटिटेटिव में। बैंक रेट के थ्रू यहाँ पर मनी की सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टेटोरी रिजर्व रेशियो, एसएलआर कहते हैं इसको, स्टेटोरी लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, एसआरआर भी, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ, और ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ओएमओ। तो ये सब क्या होते हैं इनको अभी हम डिटेल में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। तो ये देखिए, ये हैं आपके लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में सबसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या होता है? देखिए सारी टर्म एक जैसी लगेंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार पेपर पेन ले लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आप वहाँ पर अपना ये सब लिखते जाइए, और थोड़ा थोड़ा जो आपको अंतर मिलेगा ना वही आपको लर्न करना है। एक बार दोबारा से आप वीडियो दोबारा सुन सकते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज करें तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी टर्म। तो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कौन सी होती है? ये वो टूल होता है जिसमें कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जाता है। इसका क्या मतलब है? लिक्विडिटी मतलब पैसा, मनी, यानी कि मनी जब कमर्शियल बैंक में मनी कम देगा, आरबीआई से मनी लेता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करेगा? आरबीआई से मनी लेना ले वो एक अलग बात है, चलिए अब हम उसको छोड़ते हैं। आप बैंक जाते हो और आप पैसा जमा कराते हो बैंक में, ठीक है। आपने मनी जमा कराई, बहुत सारे लोग मनी जमा कराते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मनी की नीड होती है, तो क्या करेंगे? जिसने जमा कराया बैंक में, वो बैंक में पैसा रखा थोड़ी ना रहेगा, वरना बैंक आपको इंटरेस्ट कैसे देगा? अपने आप थोड़ी ना पैसे बन जाएंगे। बैंक उनको आगे लोन पर पैसा घुमाएगा। आपको वो जितनी परसेंटेज दे रहा है आपकी सेविंग पर, उससे कई गुना परसेंटेज पर वो लोन देगा। जब वो लोन देगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, कोई घर खरीदेगा, कोई सामान खरीदेगा, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, महंगाई आएगी। अब क्या करता है हमारा सेंट्रल बैंक करता है इन कमर्शियल बैंक जो ये लोन देते हैं, तो कमर्शियल बैंक जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इन बैंकों को ही कम मनी देगा, या फिर जो मनी देगा उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लगा देगा इंटरेस्ट। अब बैंक सारा पैसा तो नहीं दे सकते इसको, ठीक है। बैंक क्या करेंगे? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से लोन लेंगे, आरबीआई उन लोन को महंगा कर देगा। आरबीआई लोन को महंगा करेगा तो ये बैंक भी लोन को महंगा करके नीडी पर्सन को देगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो एडजस्टमेंट हो जाएगी लिक्विडिटी में। यही आपकी वाइस वर्सा यूज़ होती है, यानी कि रिसेशन के टाइम पे जब रिसेशन आया होता है तो आरबीआई आरआर सीआरआर को कम कर देता है और बैंक को ज़्यादा पैसा देगा, बैंक आगे ज़्यादा पैसा देगा, यही चलता रहता है, ठीक है। तो अब हमें जानना है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या क्या आता है। तो ये आता है इनमें आरआर और आरआरआर, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है? बात तो हमने कर ली, समझ तो लिया कंसेप्ट, पर रेपो रेट है क्या? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर आरबीआई
कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ये वाली बात आप लर्न करना हमेशा कि जो आरआर और एस ये जो आपके रिवर्स रेपो रेट है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। बैंक को चाहिए पैसा, इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, बैंक गया आरबीआई के पास, जो आपका स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है या आपका जो भी बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, वो गया आरबीआई के पास और उसने बोला आरबीआई से कि मुझे मनी दो। आरबीआई बोला इकोनॉमी में ऑलरेडी इतना सारा इन्फ्लेशन है, मनी चाहिए ले लो, लेकिन रेपो रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, तो आरबीआई ने दे दिए इसको कुछ करोड़ रुपए, साथ के साथ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगा दिया। अब जो नॉर्मल बैंक है उसको पैसा, जो कमर्शियल बैंक है पैसा मिला महंगा, वो आगे भी महंगा घुमाएगा, उसको भी तो अपना प्रॉफिट लेना है। तो ये होता है आपका आरआर, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आरआर होता है और ये आरआर कम भी हो सकता है अगर बैंक को इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा देना है तो। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये तो लिया बैंक ने, लेकिन कभी ऐसी भी तो ज़रूरत हो सकती है कि आरबीआई को लेना पड़ जाए बैंकों से, आरबीआई को गवर्नमेंट को देने के लिए या फिर आगे बाहर फॉरेन में निवेश करने के लिए या वहाँ कोई खर्चा पूरा करने के लिए जब आरबीआई को पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक से जब पैसा उधार लेता है, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तो वो चार्ज करता है क्या, रिवर्स रेपो रेट। नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक हैं फिर वो रिवर्स रेपो रेट लेंगी, उल्टा इंटरेस्ट रेट आरबीआई से लेंगी। तो जब वो कमियां ज़्यादा करना होता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है और यही आता है आपकी लिक्विड फैसिलिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में। तो मेन जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं वो ये है कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो इकोनॉमी में तो आरआर बढ़ाएगी आरबीआई या आरआर को कम करेगी, बताइए। आरआर को बढ़ा देगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आरआर को इन्फ्लेशन के टाइम पर बढ़ाया जाएगा ताकि बैंकों को महंगे रेट पर मिले लोन और महंगे रेट पर ही लोन दे वो बाहर के लोगों को, पब्लिक को। और आरआरआर ये जो होता है रिवर्स रेपो रेट, कमर्शियल बैंक और बैंक के बीच का ये जो है ये थोड़ा इससे रेपो रेट से कम होता है। तो ये कौन लगाता है, ये लगाता है आपका, ये भी दोनों का फैसला आरबीआई ही लेती है। इसका फैसला ये नहीं लेते बैंक वाले, इसका फैसला भी आरबीआई लेती है। अब आप यही समझिए, देखिए बैंक है, बैंक ने लोन दिया, बैंक को लोन देने आरबीआई से लोन ले लिया बैंक ने, अब आरबीआई रेपो रेट लेगी बैंक से। ठीक है, तो ये रेपो रेट और लोन तो उसको चुनाइए, और ये ओवरनाइट पर्पस के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इसमें कोलेटरल भी होते हैं, कोलेटरल मतलब कुछ गिरवी रखना भी होता है, और मोस्टली जो बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखते हैं, फिर वो जब पैसा पटा देते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को वो वापस ले लेते हैं। इसके बाद हम समझेंगे रिवर्स रेपो रेट, बस यही समझेंगे, इसके बाद बैंक रेट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट में अब आरबीआई को मनी चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं। आरबीआई बैंक से मनी बोरो करेगा, बैंक चार्ज करेगी कोलेटरल के साथ, यानी कि अब आरबीआई को अपने कोलेटरल यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलेटरल रखने होंगे बैंक के पास, तो आरबीआई इंटरेस्ट देगी बैंक को, है। ठीक है, उसको ही हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद चलिए बैंक रेट भी कर लेते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है, देखिए बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट में आप कंफ्यूज नहीं होएगा। बैंक रेट लंबे समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई लगाता है बैंकों पर, जब वो लोन लेती हैं बैंक 28 दिन से ज़्यादा का, ठीक है, मैक्स 28 दिन नहीं, मैक्सिमम 28 दिन का होता है ये, तो इसको हम कहते हैं बैंक रेट। आरबीआई लोन दे रही है बैंक को, बैंक ये लोन बांट रहा है ए को, बी को, सी को, बैंक बांट रही है लोन 7% पे, लेकिन आरबीआई को दे रहा है ये बैंक रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट 8.5% पर। ठीक है, तो ये होता है आपका बैंक रेट। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो आप नोट्स बनाइए, समझिए। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटोरी लिक्विडिटी रेशियो एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।